अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। कल के मैच के बाद जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान था, एक सोगवार कैफियत तो पाकिस्तान के माहौल पर यकीनन कायम हो चुकी है, लेकिन ये भी समझना होगा इस मैच के बाद कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी के हवाले से जो बुलंदो बांग दावे किए जाते रहे पिछले तमाम अरसे में, वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुए। आज प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीलन इस पर तो बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आया इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद हो चुकी हैं कि वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी क्रिकेट के हवाले से बुनियादों की हद तक तो काफ़ी बढ़कर काम कर रहे थे। स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन थी उसमें, लेकिन टीम के अंदर कितनी रेनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में जो वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें पाकिस्तान टीम ने बदतरीन परफॉर्म किया था, तो उन्होंने कहा था कि इनका एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑपरेशन होता हुआ अगर नज़र आता तो यकीनन टीम उस तकलीफ से ना उस कौम को गुजारती जिसने बड़े अरसे से पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं देखा था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से काफ़ी अहम खबरें रहीं, क्योंकि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना किया जाए तो यकीनन ये भी गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम खबर ये रही कि बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से 2 नॉमिनेशंस खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के लिए दी गई थी। कामरान पंगिस साहब की और तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब की वो नॉमिनेशंस एक्सेप्ट नहीं की गई सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। यकीनन उसकी कुछ ठोस वजूहात होंगी, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरा अहम तरीन खबर ये रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जो कि एतराज़ात रखते थे उन जजेस के हवाले से जिनको कुछ अरसे पहले ट्रांसफ़र किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और अब पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी उस दरख्वास्त की हिमायत की जा रही है। वैसे सिनेरियो में देखना होगा कि किस हद तक अगर तो ये हिमायत होती है तो क्या इसके नताइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये जजेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच गए हैं तो यकीनन वो इन नताइज को भी मद्देनज़र रखेंगे। इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। और इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी एक मनाजरे का चैलेंज किया गया है कि जो दोनों सूबों के सीएम्स हैं, चाहे वो सीएम सिंध हो चाहे वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा हो, परफॉर्मेंस के लिहाज से इन दोनों का मनाजरा करा लेना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि परफॉर्मेंस तो खुद भी बोलती है, लेकिन अब देखना होगा कि आया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा किस पैराए में ये मनाजरा चाहते हैं देखना है इन दोनों सीएम्स के दरमियान। तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया सर, आज का एजेंडा काफ़ी तवील है, लेकिन सर मैं चाहूँगी कि हम अगर शुरुआत में आपसे एक मुख्तसरन सवाल कर लें क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ज़ख़म अभी भरे नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से फरमाइएगा सर, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की लेकिन क्रिकेट में वो नतीजा नहीं मिल सका। आया उनकी तरफ से कोई कोताही रह गई है आपके ख़्याल में? उन्होंने कोशिश पूरी की लेकिन आगे नताइज नहीं मिल सके। थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, जिस दिन इस शख्स को बनाया गया था क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो लोग जो कि गेम को जानते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, उनके जहन में उसी वक्त पता चल गया था कि अब ये भी एक ठेकेदारी के ऊपर आपने हैंड ओवर कर दिया है किसी शख्स को। जो पिछले 2 साल से कर रहे हैं ये क्रिकेट बोर्ड में रहने के बाद, जिस तरीके से इन्होंने अच्छे प्लेयर्स की तस्लील की है और जिस तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैनेज की हैं, ये देखिए, प्रोफेशनली आपको क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, टीम की मैनेजमेंट ऐसे लोगों के हाथ में देनी चाहिए जो कि इस गेम को जानते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब का मुझे नहीं क्लेम टू फेम क्या क्रिकेट भी है, और तो बहुत से इनके क्लेम्स टू फेम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट एक क्लेम टू फेम है। तो मुझे ये भी नहीं समझ आई कि इसको हैंड ओवर क्यों किया गया। और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर से भी बसा औकात प्रोटेस्ट आए हैं, खिलाड़ियों की तरफ से भी म्यूटेड किस्म के प्रोटेस्ट आए हैं। और जो टीम की सिलेक्शन हुई है वो इंतहाई मिजरेबल है, पता नहीं किस तरीके से की गई है, कितनी इंटरफेरेंस है, मैं सारा कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन एंड ऑल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो एक जनाजा बन चुका हुआ है। अब देखते हैं कि अगले दिनों में मैचेस में, मेरा तो नहीं ख्याल कि अब ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस से आगे जा पाएगा। 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हार चुका हुआ है और बाकी टीमें बहुत अच्छी हैं। बेसिक चीज ये है कि जी इस वक्त अगर आप 200-250 स्कोर करने के बाद इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जीतने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं सकता। यहाँ टीमें 300 और 350 की बात करती हैं, वो आपकी टीम के जो बैट्समैन हैं उनमें हिम्मत नहीं है। और जो आपके अच्छे भी प्लेयर्स हैं, यहाँ बाबर आजम हो गया, जिस तरीके से वो भी खेले हैं, दैट इज लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। सो द लीस्ट एट द बेटर। अब तो इंसान दुआ ही कर सकता है कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो आगे बढ़े और शायद कोई मिरेकल हो जाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। सही। अच्छा सर, चलें अब अगर एक कंपैरिजन कर लें कि हमने जितने एफर्ट्स किए उसमें नतीजा वो नहीं मिल सका, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के दौरे पर हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन हम बेलारूस, आज़रबाईजान और इस किस्म के जो ममालिक हैं उनके साथ ही बज़ाहिर बातचीत करते या मुलाकातें करते नज़र आते हैं। मतलब हम ना अमरीका, ना बरतानिया, ना
दूसरे जो बड़े ममालिक हैं उनकी तरफ अप्रोच करने में, या तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी का फुकदान नजर आता है? हम इस दौरे को बड़ा हाईलाइट तो कर रहे हैं कि इसमें बड़ी मुफाहिमतें और याददाश्तों पे दस्तखत हो रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कहाँ स्टैंड कर रहा है सर? अगर इस दौरे के ऊपर एक क्विक कमेंट आप कर दें। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चूंकि मेरा थोड़ा बहुत ये फील्ड भी है, मैं थिंक टैंक भी एक चलाता हूँ, रीजन के ऊपर खासी हमारी फोकस भी होता है। देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका हुआ है। जियो स्ट्रेटेजिक जो हम अपनी इंपॉर्टेंस को बार बार हाईलाइट करते हैं, उसके होने के बावजूद भी हम लोग आइसोलेट हो चुके हुए हैं अपनी पॉलिसीज की वजह से। कोई भी मुल्क जो है, ये जो जहाँ गया हुआ है, यहाँ भी कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, जिनके साथ कि आपको एंगेज करना चाहिए, वहाँ अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ ये कि आपने एंगेज नहीं किया, बल्कि हमारे जो नेबर्स हैं जिसके साथ हम उम्मीद करते थे कि बेहतर ताल्लुकात हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अफगानिस्तान और ईरान, और होना भी चाहिए था बिकॉज नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, उनके साथ भी हमारे खासकर अफगानिस्तान के साथ इस वक्त बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज जो है ना वो जन्म ले चुके हुए हैं, और उनको हल करने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, अनफॉर्चुनेटली वो काउंटर प्रोडक्टिव होने के साथ साथ मेरा ख्याल है फर्दर टेंशन जो है वो जनरेट करेगा। बाकी ये कि जो जमहूरी मुल्क जो ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ कुछ भी वो कहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से मुल्क में जो हुआ है, खासकर पोस्ट फरवरी 8 इलेक्शन, ये जो हालात हैं, ये उनकी नज़र में है, उन्होंने देखा हुआ है और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला, आइन का जनाजा निकला, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं। तो उसकी वजह से अब पाकिस्तान के लिए इन ममालिक के साथ एंगेज करना, बल्कि मैं यहाँ भी कहूँगा GSP प्लस आपका जो है वो भी खतरे में है, वो रीवैल्यूएशन हो रही है और बहुत कुछ और हो रहा है। तो जहाँ एंगेज हमें करना चाहिए वहाँ हमारे में इतनी सख्त नहीं है, वहाँ हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, और जहाँ एंगेज किए बगैर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता है, वहाँ आप एंगेज करके उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त एक बेसिक जो एक वीकनेस है एक फॉरेन पॉलिसी में वो नजर आ रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो हुक्मरान मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान है, उनमें इतनी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है या इतनी वो उनमें कॉन्फिडेंस भी है कि वो पाकिस्तान को दोबारा से जो सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उनके साथ एंगेज करके सेंटर स्टेज ला सके, और ये करना पड़ेगा। बहुत एक सीरियस किस्म का इस वक्त आइसोलेशन का प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान सफर कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो चले एक पहलू था जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से था। अब थोड़ा सा मैं पार्टी के हवाले से आपकी जानना चाहूँगी। ये खबर आज बड़ा गर्दिश करती रही कि बानी चेयरमैन PTI की तरफ से 2 शख्सियात थी, जिसमें से एक पहले भी काबीना का हिस्सा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब और कामरान बंगश साहब को काबीना में शामिल करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो CM हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वजह नहीं बताई गई, लेकिन आपको क्या लगता है इस हवाले से, क्या इस पे मज़ीद कुछ बातचीत की ज़रूरत है? बज़ाहिर तो लोग इसको पोर्ट्रे ये करें कि उन्होंने खान साहब के अहकाम नहीं माने, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसकी पीछे कोई बड़ी बुनियादी वजह ज़रूर होगी। खान साहब के अहकाम ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी ये अनफॉर्चुनेटली एक स्पेट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है जो कि PTI के बारे में लॉन्च की गई है। पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये सामने आ रही है। आपने देखे होंगे कि वो टाउट्स भी बैठे होते हैं यहाँ मीडिया के ऊपर, और वो भी तरह तरह के अफसाने सुना रहे होते हैं। तो अगर खान साहब के अहकाम है तो वो तो अल्टीमेटली उनको तो कंफर्म करना पड़ेगा, उनको तो पे करना पड़ेगा। बाकी और कोई मसाइल अगर हैं तो मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं उससे आगाह नहीं हूँ, सो कंसिक्वेंटली आई विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट। ठीक। अच्छा, एक और खबर भी वहीं के हवाले से थी सर कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ा ऊपर ग्रेड कर रहे थे CM सिंध को, और उनका ये मानना था कि आप मनाजरा करा के देख सकते हैं दोनों सूबों के CMs का कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मनाजरों से ये परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट नहीं होती साईं, परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है अगले इलेक्शंस में। आप देखेंगे कि फिर क्या होता है, सूबा सरहद में क्या होता है और सूबा सिंध में क्या होता है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो थिंकिंग है वो रूटेड नहीं है लोगों के एज बीइंग दी फाइनल आर्बिटर्स, हुक्मरानों के चुनने में भी और हुक्मरानों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में भी। तो जो याद स्टिक्स हैं उन्हीं को ऊपर ही रहने दे। मेरा ख्याल है यहाँ मनाजरे वगैरह करना जो है वो मसाइल को फर्दर कॉम्प्लिकेट करना, मेरी ज़ाती राय में तो ये है कि वो है। आप इलेक्शन कराएं, हम तो कहते हैं कि जी आप इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन करवाएं, आप 2 महीने में 3 महीने में इलेक्शन करा के देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं।
दुरुस्त। अच्छा, अब सर थोड़ा सा ग्रैंड अलायंस के बारे में जानना चाहूँगी कि वैसे तो कहा जा रहा था कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स इसमें होनी है, हमने होते हुए भी देखी कि जीडीए के वक्त से आप लोगों की मुलाकात हुई, फिर उसके अलावा जस्कम के रहनुमाओं से महमूद अचकज़ई साहब की गालिबन आज मुलाकात हुई है, तो अब क्या समझा जाए कि आप लोग एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला के नीचे एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अब मजीद पार्टियों के आने का माहौल पैदा हो रहा है। जी, आपने सही कहा सना। जब हमने पहले एक अलायंस बनाया था 5 पार्टीज का, तो उसका भी जो बेसिक मकसद था वो यही था कि जी तमाम जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मुल्क की, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा किया जा सके। तो 5 पार्टीज तो हो गई थी, बल्कि 6 पार्टीज, लेकिन बाकी पार्टीज के साथ हमारी हतमी गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। तो अब वो प्रोसेस जो है वो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दोबारा शुरू किया गया है। और आपने देखा होगा कि 8-10 दिन पहले यहाँ गठ हुआ था एक इस्लामाबाद में, और मौलाना साहब और बाकी सियासी रहनुमाओं ने उसके बाद एक प्रेस टॉक भी की थी, जिसमें उन्होंने ये का इयादा किया था कि आइन की बहाली के लिए हम सब मिल के इकट्ठे होके जद्दोजहद करेंगे। उसमें मौलाना साहब भी शामिल थे, बाकी तमाम भी, शायद खान अब्बासी साहब भी थे, और भी बहुत से लोग आए हुए थे। अब इस प्लेटफॉर्म को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन जो है वो सेंड किया हुआ है। जीडीए ने कैटेगोरिकली, पीर पेगाड़ा साहब ने कहा है जी कि वो खान साहब के साथ हैं, और वो इस जद्दोजहद में भी पीटीआई के साथ हैं आइन की बहाली के लिए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात हो रही है। मेरा ख्याल है कि वहां से भी मुस्बत तो हमें रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलेंगी। सो 25 और 26 को इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब जॉइंटली इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का गठ जो है उसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद, आइन पसंद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगी, उन पार्टीज के अलावा जो कि इस वक्त हुकूमत में शरीक हैं या हुकूमत की बेनिफिशरीज हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए, जो डेट्स आप बता रहे हैं इसमें जो आगे का लाहे अमल होगा वो भी अनाउंस किया जाएगा? जी, बिल्कुल, लाया अमल भी अनाउंस किया जाएगा। फिर ये है कि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि अगर ये हमारा ये आज बनता है आइन की बहाली के लिए, लोग इकट्ठे होते हैं, तो लाजमी बात है इसके बारे में और भी इसके खदोखाल जो हैं वो भी डिस्कस होंगे, और उनके बारे में भी मेरा ख्याल है ऐलानात 25-26 को अगर ना भी हुए तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने में ईद उल फितर से पहले सब कुछ फाइनलाइज हो के आप लोगों के सामने आ जाएगा। दुरुस्त। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि पीटीआई की जो 22 मार्च को जलसे की दरखास्त थी मीनार पाकिस्तान के हवाले से, वो भी खारिज कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो अब अल्टरनेट इसका क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर वेन्यू की तब्दीली की कोशिश की जाएगी? मेरा ख्याल है जो कानूनी पहलू है उसको तो डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा कि उसको चैलेंज किया जाए, आगे जाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बड़े जलसे कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की वो जलसे कर रही हैं, तो पीटीआई के ऊपर क्यों जलसे करने का बैन है, जो कि पुरअमन जलसे करने का, ये हमारा आईनी कानूनी हक है, वो ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो लाजमी बात है इसका कानूनी तौर के ऊपर इसको चैलेंज तो किया जाएगा, लेकिन हमारी जो लोकल लीडरशिप है वो भी देखेगी कि क्या कोई ऑल्टरनेट वेन्यू है। मुझे नहीं पता कि अदालत ने अपने फैसले में कोई हमें ऑल्टरनेट वेन्यू जो है वो सजेस्ट किया या नहीं किया, लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेट वेन्यू के बारे में हमारी लीडरशिप जो है वो सोचेगी, तो एक प्रोसेस जो है उसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा, फिर अदालतों में जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि सीधे साधे आप एक पुरअमन जलसा करने की इजाजत देने में, मुझे नहीं पता कि क्या चीज जो है वो हायल है इन लोगों की सोच में, कि ये लोग हर दफा इसका एक इशू बना देते हैं। सर वक्त ख़त्म हो चुका है, कुछ और भी सवालात थे लेकिन चलें किसी और नशिस्त के लिए छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पार्टी के हवाले से, खास तौर पर 22 मार्च के जलसे के हवाले से क्या हिकमत अमली हो सकती है, और जो बड़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है उसमें कितनी पेशरफ्त अभी आने वाले दिनों में नजर आएगी, इसकी खुलकर वजाहत करे थे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ खेल के मैदान के बारे में जानेंगे, कल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हुआ, और कुछ ऐसे ही स्पोर्ट्स के जो सीनियर तजियाकार हैं उनकी राय लेंगे कि आखिर गलती की गुंजाइश कितनी मौजूद थी और कितनी गलतियाँ जर्जद हो चुकी हैं। इस बचे हुए टूर्नामेंट को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ वापस गेन कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां सियासी डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं कल क्रिकेट का जो हाल हुआ पाकिस्तान और भारत के मैच में, अगर उस पर बात ना की जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और इस पर तफसीलन बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, बगैर किसी डिले के उनका तारुफ करवाना चाहूँगी, सी जर्नलिस्ट है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, बगैर किसी ले तो लाल के पहले तो ये फरमाएगा कि आपसे पिछले हफ्ते भी हमारी बात हुई थी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भारत के सामने पाकिस्तान इस तरह ढेर हो जाएगा, या आपको लगता था कुछ बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर करेगी टीम? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि पाकिस्तान हार जाएगा। भारत जो है वो तगड़ी टीम है, लेकिन इस तरह से हारेगा कि यकतरफा मुकाबला, कि भारत ने आपको फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया, इस तरह की तवक्को नहीं थी। लेकिन सना, अगर आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में हम भारत से हारे अहमदाबाद में, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम भारत से हारे न्यूयॉर्क में, और कल हम वहां हार गए दुबई में। तो कोई ना कोई तो वजह है, या तो इनके आसाब पर भारतीय टीम सवार है, या फिर ये कि इनका सिलेक्शन जो है वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन टीम का सही नहीं हुआ। आपके शो में भी मैंने बताया था कि एक ओपनर, एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं, और इतने प्रोफेशनल लोग हैं जो लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, तो कैसे उन्होंने इस टीम का इंतखाब किया? इस पर यकीनन बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। और बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब पीसीबी के चेयरमैन को स्टेप इन करना पड़ेगा, उनको एक्शन लेने पड़ेंगे। पिछली दफा भी उन्होंने, जब हम 9 जून को भारत से हार गए थे T20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा था कि सर्जरी करेंगे, लेकिन कोई सुनी। और अब फिर अच्छा, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सारी जो मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको ज़रा क्विक रखूंगी। मुझे ये बताएं, अभी आपने खुद भी इशारा किया, अब एक स्पिनर के साथ हम क्यों जा रहे हैं, या जिस तरह फ़खर इमाम को इंजरी हुई, हम एक ओपनर के साथ टीम को उतारा, बाद में मामूल हक के लिए हमें अलग से इजाज़त लेनी पड़ी। ये फरमाएगा कि हमें अपने होम ग्राउंड का आइडिया नहीं है कि उसमें कौन, अगर बाहर मुल्कों के लोगों को आइडिया है कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, तो हम फिर किस ख्याल में खोए हुए थे कि हमें खुद नहीं पता था होम ग्राउंड की रियलिटी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी पर आयद होती है ना। आकिब जावेद पहले भी सिलेक्टर रह चुके हैं, और वो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं। उनके अलावा अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। असद शफीक 77 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो ये तजुर्बाकार लोग हैं, इनको नहीं पता था कि हमारे होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस में स्पिनर्स का क्या रोल होता है। फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी में इन्होंने अलीम डार साहब को रखा हुआ है, जो बड़े जबरदस्त अंपायर थे अपने जमाने के। बजाय इसके कि हम अलीम डार की अंपायरिंग के लिए खिदमात हासिल करते, उन्हें हमने सेलेक्टर बना दिया। फिर एक हसन चीमा साहब है जो डेटा एनालिस्ट हैं। अब आप बताएं उन्होंने क्या डाटा बना के दिया इन लोगों को, वो भी सिलेक्टर बने हुए हैं। तो बस यहाँ तो आमे का आमे ही बिगड़ा हुआ है ना, इन्होंने यकसर नजरअंदाज किया। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिबैकल, और उनको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि अब कुछ लोग जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है जब टीम हार जाती है, हम कहते हैं इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। अब बाबर आजम साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है, लोग कह रहे हैं उनको निकाल दें। ये जो शाहीन शाह हैं, नसीम शाह हैं और हारिस रऊफ साहब हैं, इनके बारे में कह रहे हैं कि इनको क्यों टीम में रखा हुआ है। आपके ख्याल में ये कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके, या ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखिए, ओवरऑल क्वेश्चन मार्क है, और जो मेरे पास इत्तलात हैं कि 6-7 खिलाड़ी एक तरफ हो गए हैं, 4-5 बेचारे जूनियर हैं वो अलग हैं। तो जब आप एक ग्रुप बंदी की शक्ल देंगे तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे? और कप्तान रिजवान जो है, जिस तरह की वो बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, उससे पहले तो नेशनल स्टेडियम कराची की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें कह रहे हैं कि आप लोग दुआएं करें। भाई, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। आप खुद भी तो कुछ करें कि लोग दुआएं करें, क्रिटिसाइज ना करें। जब आप हारेंगे, एक ही खेल बाकी बचा है ना सना इस मुल्क में। हमारा हॉकी का क्या हाल है, फुटबॉल का क्या हाल है, दीगर खेलों के क्या हाल है। तो अगर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप पे क्रिटिसिज्म तो होगा। 25 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ। अब आपने देखा कल दुबई में पूरा डोमिनेटेड था वो इंडियन क्राउड जो था सारा, और आप पाकिस्तान के जो चंद लोग थे जो ग्रीन पाकिस्तानी शर्ट पहने थे, उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। ये खिलाड़ी, आपने तस्वीर देखी कि आराम से वो बैठे हुए, कोई इन पे असर ही नहीं हुआ। मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तान का सब खिलाड़ी परचम, उसकी सरबुलंदी के लिए आप खेलने, और आप पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ दिन आराम कराया जाए, बिल्कुल यकसर डिस्कार्ड न किया जाए, लेकिन इनको आराम किया जाए ताकि जो धड़ेबंदी है उसका खात्मा हो सके। सर, मेरा ख्याल है आराम के अलावा तनख्वाहें भी जो हैं उनको भी आराम कराना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि इनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान का कितना चांस नजर आ रहा है? आज के मैच के बारे में आप तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कोई गालिबन बांग्लादेश का मैच है, और कह रहे हैं कि उससे जुड़ा है पाकिस्तान का टूर्नामेंट में जाना ना जाना, वो क्या सिनेरियो है?
देखिए, ये तो बस हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं। आप में खुद इतनी वो होनी चाहिए अहलियत कि आप हम्म। दूसरों के रिजल्ट का इंतजार करें। जिस तरह बिल्कुल। से आज मैच हो रहा है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बड़ी फेवरेट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो सफर 19 फरवरी को शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो सफर आज जो है 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इसलिए कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़ी मजबूत टीम है, अनटिल एंड अनलेस कोई अपसेट ना हो, हालांकि अपसेट का चांस ही नहीं नजर आता। और हम्म। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अब खेलेगी, लेकिन न्यूजीलैंड अगर बांग्लादेश को हराती है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड और इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और हम्म। हमारे खिलाड़ी बाहर बैठकर तमाशाइयों की तरह मैच देखा करेंगे। हम्म। अच्छा सर, अब ये फरमाएगा कि चलें, ये तो हम दुआओं के ऊपर चल रहे हैं, बज़ाहिर आपकी बातों से लग रहा है, लेकिन अब ये टूर्नामेंट अगर हाथ से चला जाता है, जिस तरह वसीम अकरम या और कई सीनियर प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि आपको टीम को ज़रा सा चेक करने की ज़रूरत है, कहाँ स्टैंड करती है वाइट बॉल टूर्नामेंट में या इस सिस्टम में, पूरे नए खिलाड़ियों को लाएं। ये बात हम सालों से सुन रहे हैं। नए खिलाड़ियों को लाने के बाद वो बाकी खिलाड़ियों से जब मर्ज होते हैं तो वो भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। तो एक्चुअली आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पे गुंजाइश, कहाँ पे जहाँ इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है? देखिए सर ना, ये नए खिलाड़ियों को लाने ही देते। एक माफिया है ना जो अपने मनपसंद लड़कों को साथ रखता है टीम के, कप्तान के करीबी दोस्त है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल खुशदिल शाह की है, जिन्हें उन्होंने कहा रिजवान ने कि वो ऑलराउंडर, बेचारे से बॉलिंग तो होती नहीं, आपने उसको ऑलराउंडर बना दिया। और जो लड़के गए थे जैसे सुफियान मुकीम था, उसने अच्छा परफॉर्म किया, या इरफान खान नियाजी था, उन सबको आपने डिस्कार्ड कर दिया। एक साइम अयूब के अनफिट होने से क्या आपकी टीम का बिल्कुल ही बैलेंस खराब हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो हम्म। इनको चाहिए कि उन लड़कों को जिनको आपने डिस्कार्ड किया है, अब हम्म। मोहम्मद हसनैन को लेके चलने, कोई मैच नहीं खिलाते। हम्म। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो उसको टीम में क्यों रखा है? आप निकाल दें उसे। हम्म। और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन जो इनकी हाँ में हाँ, उस्मान खान की एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि उस्मान खान आधा तीतर आधा बटेर है ना, तो वो विकेट कीपर है ना वो बैट्समैन है। वो बैट्समैन है T20 का, आपने उसे वनडे टीम में रख लिया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, हम्म। वो इनिंग्स ओपन करता है, आपने उससे इनिंग्स ओपन नहीं कराई। जब फखर जमान फर्ज कीजिए अनफिट हो गया तो आप उसको खिलाते ना। तो हम्म। ये सब एक एक ही जगह पर अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए इस तरह की गेमिक्स कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा हम्म। अच्छा, मुझे सर लास्टली बताइएगा कि ये आपके ख्याल में अब जो चंद एक मैचेस पाकिस्तान के रह गए हैं, चलें अब अगर निकल भी गए टूर्नामेंट से, तो आपके ख्याल में कोई टीम में बेसिक तब्दीली की ज़रूरत है? क्योंकि अब रिजवान जो है कप्तान, उनके पास इसकी भी तौजीह होगी कि परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने विराट कोहली को बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल अपनी टीम के ऊपर क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको, जो महसूस हो रही है? देखिए सर ना, 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, 50 ओवर्स का। मैं साउथ अफ्रीका में था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही थी और उस वर्ल्ड कप के बाद टीम में ऑपरेशन हुआ था। कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए थे। हम्म। और फिर उस वर्ल्ड कप के बाद राशिद लतीफ कप्तान बने थे, आमिर सुहेल चीफ सेलेक्टर बने थे। तो इनको चाहिए कि अगर सारे ना तब्दील करें तो कुछ तब्दीलियां तो करें ना। अगर आप इन्हीं के साथ जाएंगे तो इनसे भी हार रहे हैं, यंगस्टर को ले जाएं, हम्म। उनसे भी हार जाएंगे ज्यादा। हम्म। यंगस्टर ज्यादा जान मारेगा क्योंकि उसे अपनी टीम में जगह पक्की करनी होगी। तो हम्म। मेरे ख्याल में ये चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए। अगर अब भी वो इनके मशवरों पर अमल करेंगे। लोग कहते हैं चेयरमैन के दाएं बाएं वो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात नहीं करते। हम्म। तो ऐसे मफाद परस्तों से अगर वो होशियार नहीं रहेंगे तो हम्म। फिर उनकी भी बदनामी है और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बदनामी है। अच्छा, लास्ट सर क्वेश्चन सिर्फ करना चाहूंगी। अभी आपने खुद ही जो है वो चेयरमैन पीसीबी का हवाला दे दिया। आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं? मतलब एक तरफ वो वजारत दाखिला देख रहे हैं, एक तरफ पीसीबी देख रहे हैं। रिकॉर्ड टाइम में स्टेडियम तो बना दिए उन्होंने, लेकिन अगर उनको पता होता कि रिकॉर्ड टाइम में टीम भी बनानी है तो उसके लिए भी कुछ कर लेते वो। ये सोशल मीडिया पे बड़ा जुमला गश्त कर रहा था कि आपने बिल्डिंग तो बहुत जल्दी में बना दी लेकिन टीम नहीं बना सके। और हम्म। ये चेयरमैन साहब माशाल्लाह हर जगह जाते हैं हौसला अफजाई के लिए। कल दुबई में थे, इससे पहले अमेरिका में थे, जहां जहां टीम जाती है, आयरलैंड में थे, हर जगह हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। तो इनकी हौसला अफजाई का फिर क्या फायदा? मेरे ख्याल में इनको खुद देखना चाहिए कि किन लोगों के इशारों पर वो अपनी, मतलब उनको, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऐसा ना कि हम्म। मुझे क्रिकेट का नहीं पता, मैं वकार यूनुस को जिम्मेदारियां सौंप रहा हूँ। तो चेयरमैन साहब को खुद सोचना चाहिए। एक तो उन पर इतनी पहले से जिम्मेदारी है, अब इस जिम्मेदारी के बाद उन पर तनकीद शुरू होगी। हर कोई तनकीद कर रहा है, तो इस तनकीद से बचने के लिए क्या इकदाम करते हैं ये देखना होगा।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सर आपके वक्त के लिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। पाकिस्तान और भारत का जो मैच था वो इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैच था और एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली पाकिस्तान की बहुत हाई थी, लेकिन दूसरी तीसरी मरतबा ये हो रहा है कि पाकिस्तान भारत से मैच हार गया है। जिस तरह पहले हवाला दिया इन्होंने, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुआ था, लेकिन इसका मुकम्मल कैथारसिस करने की भी ज़रूरत है कि आया वजह क्या है। पाकिस्तान टीम तमाम वसाइल से लेस नज़र आती है, फैसिलिटेशन तमाम मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब डिलीवरेंस की बात होती है तो कहीं पर भी कामयाब होती नज़र नहीं आती, बल्कि एक कमज़ोर टीम की तरह बड़ी आसानी से इसको दूसरी टीम जो है वो चारों शाने चित कर देती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहां क्रिकेट का हवाल जाना है, वहीं अदलिया से जुड़ी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज दो अहम खबरें रहीं कोर्ट्स के हवाले से। पहले तो हम बात करते आए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी वकला की बरादरी जो है वो कई हिस्सों में बटी नज़र आती है। इस पे जजेस की तरफ से भी जो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे दीगर कोर्ट्स हो, उसमें एक डिवीज़न नज़र आती है कि आया इसकी सपोर्ट में है जजेस या वकला या फिर नहीं। लेकिन ये कन्फ्यूजन अभी ख़त्म नहीं हो सका था कि कुछ दीगर जो मसाइल हैं वो भी इसमें सामने आए। आज हमने होते हुए देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े देने की जो वजूहात सामने आई उससे लग ये रहा था कि यकीनन वो अपनी रिजर्वेशन भी रखते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि वो 5 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते थे और जिन्होंने कुछ नए जजेस जो कि डिप्यूट किए गए थे या ट्रांसफ़र किए गए थे दूसरी हाई कोर्ट से, उनकी सीनियरिटी के हवाले से जो इख्तिलाफ पाया जाता था उस पर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके जो दरख्वास्त दायर की है उसको भी हाई कोर्ट बार की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बार कौंसिल है, कौन सी हाई कोर्ट बार है जो किसकी साइड पर खड़ी नज़र आती है। और इसमें अदलिया भी इस कन्फ्यूजन को अभी तक ख़त्म करने में कोई ख़ास कामयाब नज़र नहीं आ रही है। आखिर ये जो मसला है ये मज़ीद उलझता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में या फिर सुलझ सकता है, इसके ऊपर तफसीलन इस सेगमेंट में बात करना चाहेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तो सीनियर मौजूदीन मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर वकील रहनुमा मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं रियासत अली साहब सर आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर ये फरमाएगा कि पहले तो ये जो जुडिशल कमीशन के मेंबर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अख्तर हुसैन साहब ने, आप क्या फरमाएंगे कि इन्होंने जो रिजर्वेशन शो की हैं और इन्होंने अपनी ज़ाती जो इनकी राय थी उसकी बिना पर ये इस्तीफ़ा दिया है, तो आप कैसे देखते हैं कि ये अपनी राय को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर उस सोच को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कि एक तजाद अब पैदा हो रहा है वक्त के साथ? ये सच्ची बात है, उनकी ज़ाती राय भी है। मैं एक प्रोग्राम में उनके साथ थे, लेकिन एक चीज़ ये कि जो हमारी रिजर्वेशन थी इस 26वीं तरमीम के हवाले से और जुडिशल कमीशन के हवाले से, वो सारी चीज़ें आज उनके इस्तीफ़े में और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है कि देखें पहले जो पार्लिमानी कमेटी थी जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई जिसके नतीजे में उन्हें एक डाक खाने का एक किस्म का दर्जा दे दिया गया था कि अगर जुडिशल कमीशन रिकमेंडेशन भेजेगा तो वहाँ से एज इट इज़ उसको वो बाइंडिंग होगी जो जुडिशल कमीशन की राय होगी। उसके बाद अब उन्होंने ये कहा है कि जो जुडिशल कमीशन इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद बनाया गया है, इसमें और उसमें फ़र्क ये कि उस वक्त जजेस की मेजॉरिटी थी, वो व्यू जो था प्रिवेल करता था। अब जो नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के अंदर, यानी उनका मेजॉरिटी है, अब उनका व्यू, तो उनमें फ़र्क कोई नहीं। इस हवाले से उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि ये रिकमेंडेशन है, इस पर कमेटी बनाई जाए और जितनी नॉमिनीज आती हैं उनकी जो जजमेंट, उनकी प्लीडिंग है, उसको वो वेट करें और बताएं कि क्या इनके अंदर कॉम्पिटेंस है या नहीं है। इस हवाले से उन्होंने बात की। फिर अपॉइंटमेंट के हवाले से कहा, जब उनकी ये बात नहीं बनी और उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ बैठ के भी मेरी राय शायद यहाँ पे वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी मैं रिजाइन देके बाहर जाके इफेक्टिव हो सकता हूँ, तो इसलिए उन्होंने इस पे रिजाइन कर दिया। और ये हमारा व्यू जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, जो हमने 26वीं तरमीम में अपनी एक पिटीशन भी फाइल की थी, हमने तो जजेस साहबान के खत के हवाले से भी एक पिटीशन फाइल की थी और सीनियरिटी के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। ये उसका रिफ्लेक्शन है और उस चीज़ की ये सपोर्ट हम समझते हैं कि उन्होंने हमारे वाले व्यू को सपोर्ट किया है और हुकूमत वाला जो व्यू इस वक्त प्रिवेल कर रहा है उसके एंटी उन्होंने अपने तफुजात का इजहार करते हुए आज रिजाइन किया। सही। अच्छा हाफिज़ एहसान साहब, सर जो रिजर्वेशन अख्तर हुसैन साहब की है उन्होंने थोड़ा सा इसमें स्पेसिफाई भी किया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल का जो मौक़िफ़ है वो उससे मुत्तफिक नज़र नहीं आते हैं, तो आपके ख्याल में सर अब क्या होगी सिचुएशन? पाकिस्तान बार कौंसिल से म्यूचुअल कोई डिस्कशन होगी? मतलब ये सिनेरियो क्या, बज़ाहिर तो किसी और को नॉमिनेट कर दिया जाएगा लेकिन वो जो एक सोच रिफ्लेक्ट करेगी उसकी वो अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना एक तो ये है कि आर्टिकल 175A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन बनी है उसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल्स की एक नॉमिनेशन मौजूद है और उसका प्रोसेस होता यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो किसी भी शख्स को जो उन्हीं में से सीनियर मोस्ट लॉयर होता है उसको रेकमेंड कर देते हैं फॉर 3 साल के लिए। और चीफ जस्टिस जो पहले नॉमिनी करते थे वो भी 3 साल के लिए करते थे। तो अब ये है कि उनका टेन्योर जो है वो तकरीबन जुलाई के अंदर जाके ख़त्म हो रहा है, तो 3 साढ़े 3 माह मेरे ख्याल उस टेन्योर के अंदर रह गए हैं। तो इस मौके के ऊपर इस तरह का रिज़ाइन करके इस तरह की बात करना और उस बार काउंसिल जिसने आपको मेजॉरिटी के साथ किया है या उस ग्रुप्स जिसको आपने बिलोंग करके इतनी 3 साल नुमाइंदगी की है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस तरह चीज़ से निकलना जो है वो मुनासिब नहीं है। हाँ, बात ये है कि आपका हक़ है कि अगर आप समझते ये हैं कि ये चीज़ें जो हैं आप जिस तरह चाहते हैं नहीं है, आप बैठ के एतराज़ करें, उसके अंदर आपने जो डिस्कशंस करनी है उसका हिस्सा बनाएं। अगर इसी बात को मान लिया जाए जिस तरह आज़ाद साहब कह रहे थे आपका वर्जन है, तो फिर जो भी इस वक्त जुडिशल कमीशन के अंदर है जो समझता ये है कि उसकी मर्ज़ी नहीं चल रही या दूसरी जो मेजॉरिटी है वो बुलडोज़ कर रहे हैं, तो सबको रिज़ाइन दे देना चाहिए। और रिज़ाइन जो है फिर उसके अंदर बहुत सारे जो आपके सर्विंग जजेस हैं वो भी उसके अंदर आएंगे, या और भी लोग हैं जो इस सिस्टम के अंदर हैं, या पीटीआई बताते खुद जुडिशल कमीशन के अंदर हिस्सा है, तो रिज़ाइन कर देना मेरा ख्याल ये है कि ये बात मुनासिब नहीं है। अपनी चीज़ को लेके आना, अपनी राय देना, और वो राय जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। दूसरी उस चीज़ के अंदर ये है कि जो बार बार 26वीं आईनी तरमीम जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, देखिए बात ये है काम है पार्लियामेंट का और काम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। हाँ, उसके मुतालिक अपनी राय रखना ज़रूरी है। अब वही पॉलिटिकल पार्टी जो है जो इस सारे प्रोसेस के अंदर हिस्सा है वो इस 26वीं आईनी तरमीम की एक एक शिक और एक एक कौमे का हिस्सा है। आप ज़रा बुलाएं ना उन सारे जो लीडर्स थे जो आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाके किसने कॉन्फ्रेंस दी इस सारे फाइनल ड्राफ्ट की कि जी ये भी चीज़ ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है। आप जो मौलाना साहब के लॉयर हैं उनको बुलाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक है पॉलिटिकल नैरेटिव जो है और एक वो नैरेटिव है कि जो आपने 5 हफ्ते इस सारे प्रोसेस के अंदर डाला। हाँ, वो ये है कि चूंकि जब आप ऑपोजिशन के अंदर है तो आपने नैरेटिव वही लेना है कि जो आपको पॉलिटिकल जिसकी स्पेस मिलती है। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो जब सारे लोग जो हैं उस प्रोसेस के अंदर हैं, बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, उसके अंदर पीटीआई के लोग बैठते हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट्री के लोग बैठते हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि जी ये गवर्नमेंट डोमिनेट करता है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब उन्होंने किया काम जो 2010 के अंदर 19वीं आईनी तरमीम आई जो एक बैलेंस थी 18वीं तरमीम, उसके अंदर डेफिनेटली जुडिशरी ने अपनी जो है वो चीज़ें की और आपके सामने 15 साल की जुडिशरी है। तो अगर अभी ये भी नहीं ठीक करेंगे तो डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्टअप होगा और उसके बाद एक और अमेंडमेंट आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये कुछ स्टेगनेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसको डिनाई करना, ये डिफाई करना या जजेस को ना मानना या उस प्रोसेस को ना मानना, मेरा ख्याल है कि वो बात जो है वो ना मुनासिब है और ना ही किसी सिविल सोसाइटी के अंदर इस चीज़ें इस तरह। अच्छा एहसान साहब, मुझे इसमें सर एक सवाल की गुंजाइश है। एक तो ये कि ये चले तरमीम तो हो गई, लेकिन अब ऑब्वियसली इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो इसलिए थोड़ा सा तजाद पैदा करे कि क्योंकि जजेस एक पेज पे नहीं। लेकिन मैं वापस इस पे आती हूँ। रियासत अली आज़ाद साहब, सर ये फरमाएगा कि गालिबन आपने एक दरखास्त दायर की है, वैसे तो आप साबिक सदर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के हो चुके हैं, लेकिन सर फिर भी थोड़ा बताइएगा कि सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से 5 जजेस की दरखास्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब आप उसकी सपोर्ट में जो जा रहे हैं तो आप भी उन्हीं क्लॉजेस को मद्देनजर रखते हुए जा रहे हैं या आप लोगों का अपना क्या नैरेटिव है इस हवाले से? बिल्कुल, उनका जो मौक़िफ़ है हमने उसको सपोर्ट किया और आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने भी आज एक रेजोल्यूशन पास की है। चौधरी नईम अली गुज्जर साहब प्रेसिडेंट है, ये इज़ माई चैम्बर फेलो, उन्होंने भी उस ख़त के उस सीनियरिटी की वायलेशन के हवाले से जो जजेस साहबान ने पिटीशन फाइल की है और मैंने बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पिटीशन फाइल की, उसको सपोर्ट किया है और वो भी इस पे एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल करने के लिए जा रहे हैं। और उसके अंदर जो ग्राउंड्स जजेस साहबान ले लिए ऑलमोस्ट हमने भी वही लिए, चूँकि आर्टिकल 200 के हवाले से जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी उसके हवाले से, चूँकि आर्टिकल 200 के अंदर सिर्फ ट्रांसफ़र का जिक्र है, सीनियरिटी का वहाँ पे साइलेंट है, पोस्टिंग कितने टाइम के लिए होगी साइलेंट है, उनको क्या दूसरी जगह जाके आप सीनियरिटी में कहाँ क्लेम कर सकते नहीं कर सकते। तो जो आर्टिकल 200 के अंदर है उसके बियॉन्ड जो कुछ हुआ, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया था कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है सीनियरिटी का, इट
इट इज येट टू बी डिटरमिन अनटिल अनलेस के ये डिसाइड हो जाए हमें ये एक्टिंग चीफ जस्टिस और ये नहीं बनाना चाहिए, इसको पहले देख लेना चाहिए। तो हमारा भी यही व्यू है कि जब ये चीजें साइलेंट थी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सीनियरिटी क्लेम की गई है। और दूसरी बात ये कि जो जज साहब बाहर से अंडर आर्टिकल 200 ट्रांसफर होके आता है, उसको इन एडिशन टू हिज रिम्यूनरेशन, जो तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उसमें इजाफा, उसको तनख्वाह एडिशन सैलरी उसको मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि इस पे ये एक कबात थी, लिहाजा जब तक ये क्वेश्चन जुडिशल कमीशन इसको डिसाइड नहीं कर देती, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर देती, तो तब तक इसको एज इट इज रहने देना चाहिए था। अब आपने यहाँ के जजेस साहबान की भी सीनियरिटी डिस्टर्ब कर दी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 15 जजेस साहबान की सीनियरिटी भी आपने डिस्टर्ब कर दी है। तो लिहाजा ऑन द सेम ग्राउंड एंड फुटिंग एंड टेक्निकल ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 200, यानी क्लैरिटी बेसिकली आप चाह रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा हाफिज एहसान साहब, सर कंक्लूड कर सकें, एक तो मैं ये दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी। एक तो ये कि जैसे 26वीं तरमीम के हवाले से आपको याद होगा जुडिशल कमीशन के इजलास से भी कुछ वक्त पहले 2 जजेस ने बाइकआउट किया, खतूत भी लिखे, अपनी रिजर्वेशंस भी शो की। उन्होंने कहा जी पहले दरखास्तों को सुन लिया जाए। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, इस हवाले से भी एक तरीके से एक क्रियोस तो पाया जाता है। आपके ख्याल में इन कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहिए, चाहे उन एप्लीकेशंस को सुन के या फिर आपस में गुफ्तगू करके इसको, आपके ख्याल में इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या नजर आता है? देखिए सर ना, चीज़ ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के भी बेहतर है। और जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो थी वो जुडिशल एक्टिविज़म से होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ गई थी, उसको किसी न किसी एड्रेस करने की ज़रूरत थी। मैं एज ए लॉ के स्टूडेंट के तौर पे समझता हूँ। और जितनी भी वो 10-12 साल के अंदर जजमेंट आई हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से लेके आखिरी जजमेंट तक जो है, उसके अंदर हर एक ने इस बात पे कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट का काम है, ये अदालत का काम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड्स को इंसर्ट करे, रीराइट करे। अब ये है कि बात चली थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर कि आपने सिस्टम के अंदर अगर बेहतरी लानी है, जो लोगों के बैकलॉग केसेस पड़े हुए हैं, 27 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बारी नहीं आती, हाई कोर्ट में नहीं बारी आती, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बार बार इन कोर्ट्स को, इन मैटर्स को कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाती हैं। पहले वो 3 मेंबर्स बेंच बनता है, फिर कहते हैं लार्जर बने, फिर वो लार्जर बनता था, फिर कहता था नहीं फुल कोर्ट बनाया जाए। तो सारे का सारा टाइम कंज्यूम हो। और पिछले 2 साल के अंदर आपने देखा कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर थी और आम आदमी के कैसे बैकबर्न पे थे। प्रपोजल ये आई कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, और ये सारी जमातों ने एग्री भी किया था, पीटीआई ने भी एग्री किया था। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ गई कि मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर एज फैक्टर जो 65 से 68 न करती, तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रोसेस कैरी हो जाना था। चूँकि जस्टिस फायज ईसा साहब थे, एक एप्रीहेंशन था कि जी शायद उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, और जब आपने उससे डेविएट किया और फिर जो सारी कॉन्सेंट के अंदर मौलाना साहब या पीटीआई इकट्ठे हुए और उन्होंने ये जो ड्राफ्ट आपके सामने आया, मैं पहले दिन भी कहता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या लीगली वाइबल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है, एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप इस तरह की इंटरनल जो है डिवीजन नहीं कर सकते, और ये एक रिफ्ट क्रिएट करेगी, और आप उस प्रोसेस के अंदर जिन जजेस सुपरसीड हुए हैं वो किस तरह मुमकिन है कि ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो है वो इस सारे सिस्टम के अंदर एक कंफर्टेबल फील करे। या तो ये था कि आप इसके अंदर प्रोसेस के अंदर डाल देते कि जी जो सुपरसीड होगा ही विल स्टैंड रिटायर्ड फ्रॉम दैट डे, तो बात समझ में आती कि बॉस जो है वो सबसे सीनियर वही होता है जो आपका चीफ जस्टिस है। एक आपने उसको नहीं किया। अब वो जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस की इवन रिटायरमेंट के बाद जो है वो पाकिस्तान के जजेस होंगे। फिर उसके बाद जो अगले जजेस है उनकी एक अपनी एक्सपेक्टेशंस है लेजिटिमेट कि हमें चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और अगर वो प्रोसेस के अंदर आते हैं शायद ना बने। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ जाएं। इस सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल डिवीजन जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं तो आपको डेली बेसिस पे इस तरह की चीजें आएंगी। क्या क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? उसके अंदर क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि एक ये है कि जुरिसडिक्शन क्लैरिटी, अपॉइंटमेंट क्लैरिटी, और उसके बाद आपकी जजेस की जो है वो क्लैरिटी कि जी ये जजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हैं, ये जजेस आपके जो है जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। क्योंकि उस वक्त ये कही जा रही थी कि सिर्फ 187 केस है और एक उसके लिए बेंच ही काफी है, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर
ऊपर और पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर आप एक बना रहे हैं। हाँ। देखें सिस्टम के अंदर अगर आप ये कहेंगे कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बने तो वो नहीं चल सकता उस चीज के अंदर, और वो प्रॉब्लम आई है, वो जजेस के कॉन्डक्ट में भी आई है, एक दूसरे से मिलते नहीं है, बात नहीं करते। आपने देखा नहीं है ओथ के ऊपर आपके सामने क्या है, एक दूसरे के खिलाफ जो है अलविदाई तकरीबात जो हुई, आपने डिनर्स हुए, देखे उसमें ना शरीक एक नहीं दूसरे हुए। के खिलाफ जो हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल जजेस हम पेश होते हैं उनके सामने, लर्नेड आदमी है लेकिन ह्यूमन बीइंग तो है ना। अब आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो पहले ऑब्जर्वेशंस आती थी, अब एक दूसरे के खिलाफ रिटन ऑर्डर्स आए हैं, कंटेम्नर्स आए हैं। आज भी आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो 27 जनवरी का ऑर्डर था माहौल उसको जरूर पैदा कर इंट्रा रही अपील है, कर दिए, तो इसका हल एक ही है। दूसरा ये बात यह है ना कि जो बार बार उस चीज पे की जाती है ट्रांसफर ऑफ जजेस वाला एक है, मैं ये कहता हूं कि ये दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि जहां ट्रांसफर ऑफ जजेस या सीनियरिटी का इशू जो है वो पहली दफा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इंडिया से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब मुल्कों के अंदर जो है ये जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। और चार चीजें होती है, ना उनकी सीनियरिटी चेंज होती है, ना उनके पर्क्स प्रिविलेजेस चेंज होते हैं, ना उनका सेकंड ओथ आता है, और ना ही किसी दूसरी जगह जाके आप उनको जूनियर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट है जिस दिन आप सुपीरियर जुडिशरी के अंदर आते हैं। हाँ, और जो चीफ जस्टिस की इन्होंने बात की है, चीफ जस्टिस उस वक्त बात की थी जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस नहीं किया था। उन्होंने कहा जी ठीक है, देख लेना चाहिए, वो देख लिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है, अब सुप्रीम कोर्ट पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और वहां के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम समझते हैं कि शायद हमने को बाहर से कई लोग आए, यही मेंबर है ना जी। ये 26वीं तरमीम से पहले भी ये जज थे, आज भी ये जज हैं, ये किसी ने नहीं लगाए, तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। बेहतरी के लिए हम तजावीज दें, लेकिन ना मानने वाली सिचुएशन करके मैं ये समझता ये हूं कि जुडिशरी के अंदर इंटरनल रिफ्ट है उसके अंदर। अच्छा रियासत साहब से वक्त वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन आप समझते हैं कि एक और अमेंडमेंट की जरूरत है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है हुकूमत के पास भी, रद्दिया के पास भी? बिल्कुल, अमेंडमेंट करके दो तरीके हैं। जो 26वीं तरमीम है, या तो पार्लियामेंट इसको वापस ले ले, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उसके अंदर हमने ग्राउंड्स लिए जो रिपग्नेंट टू आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मद्देनजर रखते हुए इसको स्ट्राइक डाउन करते। और जैसे आफत साहब फरमा रहे हैं, मैं देखें बाकी ममालिक की जो इन्होंने मिसालें दी, मुमकिन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल और ये प्रोविजंस हों, लेकिन जो हमारा आर्टिकल है ना 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, ये साइलेंट है। हम तो अपने इस आर्टिकल की रोशनी में कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, ये पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है, ये विद मेलाफ आईडी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज और मनूवर करने के लिए, और सीनियरिटी जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनको रोकने के लिए ये किया। पूरी दुनिया में यही लैंग्वेज है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल ये कि इस इशू फौरी तौर पर टेकअप करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से मसाइल तो हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, सीनियर वकील, और रियासत अली आज़ाद साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। यकीनन हुकूमत हो या अदलिया हो, इनको इस इशू को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, वरना ये मजीद मसाइल की वजह बन सकेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।